क्या चल रहा है? लेक्चर चल रहा है सर, लेक्चर चल रहा है। ओ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और स्टूडेंट्स? सर आ रहे हैं अभी। ठीक है। अभी कितने बजे क्लास खत्म है तुम्हारी लास्ट? सर अभी जस्ट खत्म हुई है तो ठीक है, तो दो एक मिनट रुक जाते। तुम्हारा सी सी प्लस प्लस वाली जो चीजें हमने कल पढ़ी, तो वो क्लियर है फिर यस सर। तुमको अभी? सर कल प्रोग्रामिंग वाला थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा अच्छे से। किस टाइप का, कौन सा सी वाला? सर कल जो पढ़ाए थे प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। हाँ, वो तो देखो टाइप्स है प्रोग्रामिंग करने के, कि जिस प्रकार से आप कोडिंग कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, या जो लैंग्वेजेस जो है हमारे पास में अवेलेबल, सी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, तो इनमें से कौन सी लैंग्वेज किस तरीके से काम करती है। तो वो दो मेथड बेसिकली हम देखते हैं। उसमें है हमारी एक प्रोसीजरल वाली, और एक है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली, है ना। तो मैंने तुमको ये तो समझा दिया था कि प्रोसीजरल वाले में अगर हम देखें कभी, तो क्या होगा कि आपके सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज अगर कोई आप काम करते हो, तो वो आपका प्रोसीजरल में आ गया। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐसा है कि आप किसी भी वक्त कोई भी प्रोसेस को आप कैरी आउट करवा सकते हो। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट वाला बताया था, कि जैसे आपके मोबाइल में कोई कॉल आता है, तो बराबर वो उसी एप्लीकेशन के पास में जाकर के कैसे एडमिट सॉरी रन करवाता है। तो वो ऑब्जेक्ट समझ जाते हैं कि आपको कौन सी वैल्यूज है, क्या है, और किसके पास जाकर के आपको ऑपरेट करना है। तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और वो सारी चीजें आपको देखने को, गुड समझने। मॉर्निंग सर। हाँ, हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो प्रोसीजरल और वो तो सिंपल सी चीजें है यार। वो अब मैंने जो तुमको बताई थी कि एक स्टेप वाइज अगर कोई लैंग्वेज फॉलो करती है सीक्वेंस को कैरी आउट करना, या एल्गोरिदम को कैरी आउट करना, तो वो आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज हो गई। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टोटली ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है। जिस तरीके का ऑब्जेक्ट को वैल्यू मिलती है वो उस तरीके से वर्क करता है। हमने डिस्कस डिटेल में डिस्कस किया था इसको। यस सर। तो और भी कोई अगर हो तो पहले का क्लियर कर लो पहले। नो सर, पहले का कुछ नहीं है।
कुछ क्या क्या चीज समझ में नहीं आ रही है तुमको वैसे देखे तो? सर हमको C++ वो जो पढ़ाए थे आप पहले वो सब समझ में आ रही है, हाँ। और ये जो स्टेप्स थे प्रोग्रामिंग के हम्म। वो नहीं समझ में आ रहा है कुछ, अरे देखो कल जो कि पढ़ाया था। किसी भी चीज को कैरी आउट करने के लिए आप जैसे कोई वर्क कर रहे हो किसी भी तरीके के आपको, अच्छा प्रोग्राम बनाना क्या होता है आपको पता है क्या? नहीं। सर यही नहीं पता है। वही तो देखो, आप क्या करते हो कि आपके पास में कंप्यूटर अवेलेबल है और आप कंप्यूटर को ऐसे कुछ लाइनें लिख करके देते हो, है ना? जैसे समझ लो एक बेसिक तौर पर देखो कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन सर कर। अभी तक तो आप सिर्फ बताए कि प्रोग्रामिंग होता क्या है, हाँ। प्रोग्रामिंग करना तो नहीं बताया ना। हाँ तो वही तो बात चल रही है ना कि प्रोग्रामिंग आपकी होती क्या है, वही चीज इन्होंने पूछी ना मुझे प्रीति ने कि प्रोग्रामिंग समझ अच्छा। में नहीं आ रही है। अच्छा, उसे वो चीज समझ, वही मैं डर गई कि आप प्रोग्रामिंग बताना कब से स्टार्ट कर दिए, मैं एब्सेंट कब हो गई। नहीं नहीं, प्रोग्रामिंग का ऐसा है कि वो तो फिर लैंग्वेज हम देखेंगे उसको कि कैसे वो रन होती है, वो फिर एक्चुअली हम कर तो प्रोग्रामिंग ही रहे हैं, ये जितना कुछ भी हमारा जो वर्क चल रहा है ये प्रोग्रामिंग का ही वर्क चल रहा है ना? अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पहले छोटी छोटी चीजों को समझ रहे हैं कि इन सब चीजों का मीनिंग क्या होता है, इन सब का यूज क्या होता है। और जब फिर हम प्रोग्राम लिखेंगे ना, तब तुमको मैं बता दूंगा कि ये देखो हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, ये देखो हमने कीवर्ड के बारे में पढ़ा था, अच्छा। है ना? तो जो जो मैं लाइनें लिखूंगा, जो मैं सेंटेंस लिखूंगा, है ना, जो कुछ भी मैं वहां पर लिखूंगा तो वो तुमको समझ में आएगा कि अच्छा ये इसको वेरिएबल कहा था, हमने इसके बारे में पढ़ा था, है ना? ये सारी चीजें हैं। अभी फर्स्ट यूनिट तो कुछ भी नहीं था, फर्स्ट यूनिट में आपका क्या है कि सी क्या होती है और उसकी हिस्ट्री थी, और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है ना? बस इतना ही था फर्स्ट यूनिट में, वो तो थ्योरी थी कुछ। आज से हमको जो स्टार्ट करना है वो है हमारा वेरिएबल वाला, सेकेंड वाली यूनिट आएगी हमारी। ये शो हो रही है तुमको क्या? नो सर अभी कुछ नहीं सुन रही। सर अभी तक शेयर ही हो रही है, स्क्रीन शेयरिंग। अभी आई? अभी हाँ। यस सर। ये पीपीटी दिख रही है? यस सर दिख रही है। चलो, तो ये तुम्हारा अभी नेक्स्ट वाला यूनिट चालू होती है, कल वाली हमको बताइए, हमने देखी थी उतना ही था उसके अंदर। नेक्स्ट वाली यूनिट का सिलेबस एक बार आप देख लो, इसमें हम अब देखेंगे कि हमको जो प्रोग्राम के अंदर जो भी चीजें नीड होती है, जिन भी चीजों की नीड हमको होती है, वो वाली सारी चीजें हम यहाँ पर आज देखेंगे। और तुम्हारा शायद लैब वाला लेक्चर होता है थर्सडे को, है ना? यस सर। 3 दिन तुम्हारी थ्योरी होती है और उसके बाद थर्सडे को शायद लैब होता है। तो थर्सडे वाले दिन में तुमको फिर ये प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा सारे के सारे, है ना? और उसमें दिखेगा आपको कि किस तरीके से ये जो जो भी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर, बेसिक इनपुट आउटपुट, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है, ये सब कुछ तुमको फिर थर्सडे को देखने को मिलेगी कि कहाँ पर कौन सी चीज यूज में आ रही है आपके। ओके, ये आपका सेकेंड यूनिट का सिलेबस है। इसमें हम ये डाटा टाइप्स और वेरिएबल कांस्टेंट ये क्या होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। पहले लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 1 को कंप्लीट किया। अब वेरिएबल के बारे में देखते हैं। वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया दैट आवर प्रोग्राम्स कैन मैनिपुलेट। अब हमने देखो, मैं तुमको बोलूँ कि अपने दिमाग में एक कोई नंबर ध्यान में रखो, जैसे मैं बोलूँ तुमको कि 17 आप सब लोग याद कर लो, है ना, अपने माइंड में रखो। अब इसमें 23 ऐड करो, कितना हुआ? सर क्या? जैसे मैं सर जरूरी है 17 लेना है? 17 कोई एक, स्पेसिफिक नंबर है कि 17 ही लेना है? नहीं नहीं नहीं, मैं एग्जांपल के लिए आप 10 ले लो, ठीक है? मैं आपकी कैपेसिटी चेक कर रहा हूँ, आप जो बैठे हुए हो यहाँ पर तीनों के तीनों, मैं आपकी कैपेसिटी चेक कर रहा हूँ। चलो 10 ले लिया, उसमें 14 ऐड करो, और 16 ऐड करो, 50। और 17 ऐड करो, और 30 ऐड करो, और 40 ऐड करो।
कितनी बार बोलूंगा मैं आपको? अगर मैंने आपको ऐसा 15 20 25 बार बोल दिया, आपके दिमाग में रहेगी वो बात? नो सर। नहीं रहेगी ना। वही अगर आपने नो। अगर उसको किसी जगह पर लिखना शुरू कर दिया, किसी पर्टिकुलर जगह पर आपने उसको स्टोर करना शुरू कर दिया कि चलो सर ने पहले 10 बोला था, उसके बाद 20 बोला था, प्लस प्लस 20 बोला था, फिर -10 बोला था, फिर +35 बोला था, फिर -5 बोला था। तो जो भी मैं कर रहा हूँ आपको ध्यान में रहेगा क्या एक समय के बाद में? भाई कौन रखो तुम लोग यार अपने, नो। है ना? नो सर। नहीं रहेगा ना दिमाग में। तो हम क्या करते नहीं हैं है। कि ऐसा ही हमारे प्रोग्राम में भी होगा। अब कैसे आप कैलकुलेटर यूज करते हो, आप क्या करते हो, +14, आपके अगर बहुत सारे कैलकुलेशन करने हैं, कहीं से शॉपिंग करके आ गए आप, तो आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो, प्लस 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 पता नहीं माइनस जो भी कर रहे हो आप, तो कितना सारा आप वर्क कर रहे हो। तो वैसे ही आपको अगर करने के लिए, खुद करने के लिए कहा जाए तो कहीं ना कहीं टिपिकल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में, वेरिएबल नाम की चीज हम यूज करते हैं। वेरिएबल कुछ नहीं है, एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जहां पर कि हम हमारी वैल्यू स्टोर करेंगे, है ना? जैसे मैंने बोल दिया कि एक मेरे वेरिएबल का नाम है आपका, जैसे इनरोलमेंट नंबर, है ना? इनरोलमेंट नंबर आपका क्या है, एक वेरिएबल है। उसके अंदर क्या वैल्यू यस। स्टोर होगी, आपकी इनरोलमेंट नंबर वैल्यू स्टोर होगी। जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर रहेगा वो आपका उसमें स्टोर होगा। तो वो इनरोलमेंट नंबर क्या है, आपके लिए एक वेरिएबल है। वो कुछ नहीं करता है, वो बस आपके लिए एक स्टोरेज एरिया है जहां पर आपका इनरोलमेंट नंबर जा करके सेव होगा, है ना? आपका नेम एक आपके लिए वेरिएबल है, और आपके कंप्यूटर के अंदर वो नेम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन है। तो उसने अपनी जगह वहां पर ऑक्यूपाई कर ली है, और आप जो भी नाम उसमें एंटर करोगे तो वो कहाँ पर जाकर स्टोर होगा, वो नेम नाम के वेरिएबल में, जो मेमोरी यूनिट उसने ले रखी है, जो स्टोरेज उसने ले रखा है। ठीक है? अब यस। जैसे फोल्डर बनाते हो कोई, तो फोल्डर को नाम दे देते हो कि चलो ये फोल्डर मेरा क्रिएट हो गया। अब जो कुछ भी सॉन्ग्स होंगे तो आप उस फोल्डर में डालोगे, वीडियोस होंगे तो आप उस फोल्डर में डालोगे। तो आपने वो जो फोल्डर बनाया है वो क्या है, एक स्टोरेज एरिया है। वहां पर आपका कोई भी जाकर के वैल्यू क्या है, स्टोर हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर समझने के लिए, वेरिएबल आपका कोई नहीं, एक छोटा सा स्टोरेज एरिया है। अगर आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करोगे कि अरे मेरे को एक वेरिएबल रखना है अपने मैथ्स के कैलकुलेशन के लिए, उसका मैं नाम रख देता हूँ m, और उसकी फिर वैल्यू उसको जो है कि स्टोरेज जितने भी चाहिए वो कंप्यूटर से ले लेगा अपने। एक्चुअली होता क्या है, आपका कंप्यूटर में बहुत सारी मेमोरी अवेलेबल है, ओके? जितनी भी रैम रोम जितनी भी आपकी अवेलेबल है। अब ये रैम रोम आपकी है ना, ब्लॉक्स बने हुए हैं इसके सबके, 2 2 बीट के, 4 4 बीट के, कुछ बाइट्स के, आपके इसके सारे के सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। अब मुझे कोई वैल्यू काम करनी है या मुझे कुछ करना है, तो मेरे लिए भी कोई ना कोई स्टोरेज वैल्यू रहेगी। अब जैसे ये मैंने सिंपल सा ये जो पीपीटी भी बनाया, तो ये पीपीटी वैसे तो मुझे फोल्डर में दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं तो वो जाकर के आपके रोम में सेव है ना, आपके हार्ड डिस्क में सेव है ना, है कि नहीं? हेलो? हेलो? अरे रिप्लाई चाहिए यार, फिर वो ऐसे सिंगल साइड से मैं बोलता रहूंगा और तुमको फिर दूसरे दिन आ जाओगे आप डाउट लेकर के, तो कैसे चलेगा? यस सर। हेलो, सुन यस रहे। सर, यस सर। हाँ, तो जैसे मैंने अभी पीपीटी बनाई है, तो पीपीटी भी कहीं जाकर के मेमोरी के अंदर स्टोर हुई होगी ना। यस सर। दिखने के लिए तो मैंने यहाँ पर उसका फोल्डर बना दिया है कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का सारा डाटा यहाँ पर है। पर वो तो वहाँ दिख रहा है बस ओनली मुझे, पर स्टोर तो कहीं आपके मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर पड़ा होगा ना वो, रैम रोम के यस सर। अंदर। तो वैसे ही आपका यस सर। आपका जो भी आप वेरिएबल बनाते हो, जो भी आपको कंप्यूटर में या प्रोग्रामिंग में जो आपको यूज लगता है, कि जैसे आपको कैलकुलेशन करना है, तो आपको 2 वेरिएबल लगेंगे जिसमें यूजर इनपुट डालेगा, जो 2 नंबर का एडिशन करना है, तो वो उसने एक ए नाम का ले लिया, हमने एक बी नाम का ले लिया, 2 वेरिएबल ले लिए। अब ए और बी में वो जो भी वैल्यू देगा वो ए के अंदर स्टोर होगी, बी के अंदर स्टोर होगी। ठीक है? और इन दोनों यस में सर। फिर मैं अब एडिशन करूँ, मल्टीप्लिकेशन करूँ, कुछ भी करूँ, तो इन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा वो स्टोर करने के लिए मुझे तीसरा वेरिएबल लगेगा। तो मैं इन दोनों का एडिशन क्या करूंगा, एक तीसरे वाले वेरिएबल में सेव करूंगा। तो अब क्या है कि इन वेरिएबल्स को मुझे जब भी जरूरत पड़े अपनी लाइफ में भी,
तो इन वेरिएबल का मैं यूज कर सकता हूँ। इसीलिए वेरिएबल का होना जरूरी है, इसीलिए वेरिएबल प्रोग्रामिंग में यूज किए जाते हैं कि अगर आपको इन लाइफ या फिर उस प्रोग्राम में कभी भी आपको इन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी, जैसे अब ए और बी हो गए और सी में मैंने उसको स्टोर कर दिया, तो ए बी और सी तीनों का आपको कहीं पर भी कभी भी यूज लगेगा तो आप उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि वो स्टोर हो चुकी है। अब yes, आपको अलग से तो लानी नहीं पड़ेगी, फिर से कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, अब आपके पास क्या है, वो स्टोर्ड वैल्यू है। तो इसी तरीके से वेरिएबल उसी को कहा जाता है जो वैल्यूज को स्टोर करता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, या कहा जाए कि मेमोरी के अंदर। ओके, अब इसमें yes, sir. वेरिएबल के साथ में है ना दो तीन चीजें जुड़ी हुई थी, एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है डेफिनेशन, और एक होता है उसका इनिशियलाइजेशन। अब डिक्लेरेशन तो सिंपल क्या कहा जा सकता है कि किसी चीज को आप डिक्लेयर कर रहे हो। डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल इज फॉर इन्फॉर्मिंग टू द कंपाइलर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप डिक्लेयर करते हो ना जब भी किसी भी वेरिएबल को, जैसे ये आपने इंटीजर ए जो आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है, ये क्या है, आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन किया हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो, वो जो कंपाइलर है जो आपका कंप्यूटर के लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में जो उसको कन्वर्ट कर रहा है, उस कंपाइलर को बता रहे हो, कुछ चीजें बता रहे हो। कौन सी कि आपके वेरिएबल का नाम क्या है। तो हमारे वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पर, ए। A, उसकी टाइप क्या है, मतलब उसके अंदर जो वैल्यू जो आएगी वो किस टाइप की आएगी, तो कौन से टाइप की आएगी हमारी, integer, इंटीजर टाइप। integer, एंड द इनिशियल वैल्यू इट टेक्स, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू आपको इंसर्ट करवानी है, जैसे a इक्वल्स टू 5 कर दूं मैं, तो ये इनिशियल वैल्यू भी उसके अंदर हमने डाल दी। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा yes, sir. डिक्लेरेशन हो गया है अभी, कि हमको अगर कोई वैल्यू इंसर्ट कर, सॉरी कोई वेरिएबल अगर डिफाइन करना है, तो अगर बनाना है तो उसको किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, तो क्या चीज रहेगी उसके अंदर, उसका नाम और उसका टाइप, और अगर उसमें कोई वैल्यू आपको इंसर्ट करवानी हो तो वो भी। फिर नेक्स्ट आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ अ वेरिएबल says where the variable gets stored, that is memory of the variable is allocated during the definition of the variable। अब डिक्लेरेशन में आप ओनली उसका टाइप बता रहे हो, उसका नाम बता रहे हो, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हो। ठीक है, और डेफिनेशन में क्या आ गया आपका, कि अब आपको उसकी मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। अगर आपने डिफाइन कर दिया कि हाँ ठीक है मुझे यही वेरिएबल बनाना है, तो फिर क्या कर देगा कंप्यूटर, उसको मेमोरी स्पेस दे देगा कि हाँ ये इतनी एक जीबी की, एक एमबी की ये स्पेस में हमने आपको अलॉट कर दी है, तो आपका वेरिएबल जो रहेगा इस स्पेस में रहेगा, आपको इतनी मेमोरी हमने दे दी है। तो डिफाइन कब होता है, जब उसको मेमोरी अलोकेट हो जाती है। ठीक है, Yes, sir. डिक्लेरेशन में आपने बता दिया कि ये इस टाइप का है, इस टाइप का रहेगा, और डेफिनेशन में चलो ठीक है फिर वो अब हो गया, अब उसको चीज अलॉट हो गई, अब उसको मिल गई है जगह। ठीक है, और सी लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन और डिक्लेरेशन एक ही टाइम पे ही करने को मिल जाते हैं, है ना। जैसे ये इंटीजर ए हो गया है, तो ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, ये डिक्लेयर भी कर रही है कि ए नाम का वेरिएबल है, इंटीजर उसका टाइप है, और जैसे ही ये लाइन लिखोगे तो वो डिफाइन भी हो जाएगी। डिफाइन इन द सेंस कि उसका उसको मेमोरी भी अलोकेट हो जाएगी सी के अंदर। ठीक है, Yes, sir. C++ दोनों लैंग्वेज के अंदर अगर आप इस तरीके से कोई लिख देते हो चीज, तो उसमें क्या हो जाता है कि ए नाम का वेरिएबल भी बन जाता है और उसको मेमोरी भी अलोकेट हो जाती है, तो मतलब डिक्लेयर भी हो जाता है और डिफाइन भी हो जाता है एक ही समय पे। ओके, Yes, sir. फिर उसके बाद आपके कुछ वेरिएबल के बारे में चीजें हैं, हियर द इंफॉर्मेशन सच एज वेरिएबल, वो जो बता रहा था मैं कि ए जो है वो वेरिएबल का नाम है, डाटा टाइप इंटीजर है जो कंपाइलर को बताया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग वो उसको साइज सेव करेगा। अब C++ की बात करें तो C++ में जब भी ये इंटीजर टाइप आप डिफाइन करते हो, कौन सा इंटीजर टाइप आप जब भी डिफाइन करते हो, तो उसको मेमोरी के अंदर वैल्यू साइज कितनी मिल जाती है, 2 बाइट्स की। 2 bytes, sir. हाँ, 2 बाइट में कितने बिट होती है, 2 byte में 8. और कोई बताएगा 2 बाइट में कितने बिट्स होते हैं। Sir, 8 bits. 8 बिट्स है ना, 16 8 बिट्स जो है कि एक बाइट में होते हैं। ठीक है, 16 सर 16 हाँ तो 2 बाइट का हो 16. जाएगा आपका 16 हो जाएगा।
तो 16 बिट्स उसको अलोकेट रहेगी। 16 बिट्स कैसी, ये देखो आप, ये 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये इतनी स्पेस अलोकेट हो जाएगी आपको किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। ठीक है, 16 बिट्स उसको वो जगह दे देगा। अभी इन 16 बिट्स के अकॉर्डिंग आपका जो भी नंबर आपका इसमें सेट होता है वो नंबर आप उसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला था कि एक ही समय पे डिक्लेयर भी हो रहा है, डिफाइन भी हो रहा है, बट अगर आपको डिफाइन नहीं करना है, मतलब उसको मेमोरी अलोकेट नहीं करवानी है, आपको बस डिक्लेयर करना है, तो डिक्लेयर करने के लिए आपके पास में ये वाली कमांड है। अगर आप इस तरीके से लिख देते हो एक्सटर्न इंटीजर ए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए नाम का वेरिएबल है उसको पता चल जाएगा, इंटीजर टाइप का है वो पता चल जाएगा, बट उसको भी मेमोरी अलोकेट वो नहीं करेगा। ठीक है, मतलब आप डिक्लेयर कर दोगे बट डिफाइन नहीं करोगे। फिर आता है आपका थर्ड वाली स्टेप, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन सिंपली अगर आप समझने की कोशिश करो तो किसी भी चीज को आपने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है ना, कोई वैल्यू दे दिया आपने उस चीज को, जैसे हमने इंटीजर ए नाम का वेरिएबल बनाया था, अब हमने क्या कर दिया, ए को है ना वैल्यू दे दी। ठीक है, ए के अंदर हमने वैल्यू डाल दी, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो आप इसमें, ए बी सॉरी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग, जैसे अभी इंटीजर यूज कर रहे हैं तो कोई भी इंटीजर वैल्यू दे दो, फ्लोट करेंगे तो किसी भी टाइप की डेसिमल वैल्यू दे दो, कैरेक्टर देंगे तो आप किसी भी टाइप के अल्फाबेट्स उसमें इंसर्ट करवा दो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो ये जो इनिशियलाइजेशन क्या हुआ, सिंपली किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू दे देना उसको, तो वो क्या हो गया, इनिशियलाइज हो गया। अब ये जो मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है, ये जो है ये क्या है आपका, डाटा टाइप इंटीजर, नेम ए, और इसकी वैल्यू 5। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये आप एक साथ कर सकते हो, मतलब एक लाइन के अंदर ही आप कर सकते हो इसको। ठीक है, इसमें कॉमा बी इक्वल्स टू और जो भी है, इस तरीके से सी इक्वल्स टू 67, ये आप किसी भी तरीके से आप इसको कॉमा लगा करके आप कर सकते हो, बट आपको एंड में ये जो सेमी कॉलन दिख रहा है ये वाला है ना, ये आपको हर लाइन के एंड में लिखना ही लिखना है। ठीक है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये जो आपने लाइन लिखी हुई है इंटीजर a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 67, ये आपका एक लाइन कंप्लीट हो गई है। अब आपको दूसरी लाइन लिखनी है, तो फिर आप ये दूसरी लाइन में इस तरीके से लिखोगे, ये दूसरे वाले को आप वेरिएबल इस तरीके का दे दो, ये z दे दिया आपने। ठीक है, तो ये समझ जाएगा कि दूसरी लाइन आपकी यहाँ पर खत्म हो गई है सेमी कॉलन से। ठीक है, फिर उसके ये फर्स्ट वाले में मैंने बताया कि किस तरीके से अगर आपको एक साथ सब कुछ करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये आपने इंटीजर z तो ऐसे डिफाइन कर दिया, बट उसके अंदर वैल्यू कौन देगा, यूजर डालेगा उसके अंदर, मैंने आपसे मांगी है वैल्यू, तो वो वैल्यू आपसे आएगी मुझे। तो ये इंटीजर z जो है आपने पहले डिफाइन करके रख दिया कि भाई कोई यूजर आएगा जो वैल्यू डालेगा इंटीजर टाइप की, तो वो किस में आपको स्टोर करनी है, z के अंदर, और ये फिर वैल्यू उसके अंदर कभी भी आ सकती है ना। तो इनिशियलाइज वो कभी भी हो सकता है प्रोग्राम के अंदर। आ रही है चीज समझ में? यस सर। इनिशियलाइजेशन कुछ नहीं होता है, बस केवल उसमें वैल्यूज इंसर्ट करवाना होता है। ओके, यस सर। फिर उसके बाद है आपका स्कोप ऑफ वेरिएबल। अब ये जितने भी वेरिएबल के बारे में आप पढ़ रहे हो, अब इनको कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो आप, है ना, कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो आप, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि वेरिएबल आपने जो भी डिफाइन किया है, जैसे ABCD जो हम अभी देख रहे थे, अब इन वेरिएबल का यूज कहाँ कहाँ पर हो सकता है, उसको कहा जाता है उसका स्कोप, कहाँ पर वो यूज में आ सकता है आपके, है ना। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज द पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। प्रोग्राम आपने लिख दिया, 100-150 लाइन का आपने प्रोग्राम लिख दिया, उसके अंदर छोटे छोटे आपने फंक्शंस भी बना दिए। ठीक है, तो वो फंक्शंस के अंदर भी आपका वेरिएबल यूज हो सकता है क्या,
पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज हो सकता है क्या, मतलब कोई भी यूज कर सकता है क्या उसको। तो ये क्या हो गई आपके उसके स्कोप ऑफ वेरिएबल हो गया, है ना। यस सर। आ रही है चीज समझ में कि आपको क्या है यस कि सर। आपने बोल दिया कि जैसे आपका सर नहीं आ रही है, एक बार यही चीज फिर से समझाइए, हाँ तो मैं आपको वही क्लियर नहीं है थोड़ा। देखो जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर है, हम्म। एक वेरिएबल है वो भी, यस सर। उसके अंदर कुछ वैल्यू डाली हुई है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर रहेगा वो उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट है। हम्म। तो अब वो बैंक अकाउंट नंबर है, तो वो आपका नाम हम्म। क्या है यार, आशुतोष शो हो रहा है, निधि है ना। निधि निधि। तो निधि का जो बैंक अकाउंट नंबर है वो निधि को शो होना चाहिए कि हमको भी शो होना चाहिए, मुझे शो होगा सर। है ना। तो वो आपके लिए स्कोप होना चाहिए उसका, मतलब वो वेरिएबल जो है बैंक अकाउंट नंबर वाला, वो वेरिएबल कहाँ हम्म। पर शो होना चाहिए, ओनली आपके फंक्शन में, only आपके प्रोग्राम अच्छा। में, है ना। आपका बैलेंस हम्म। भी वहीं पर शो होना चाहिए। हाँ बट आपका जो हम्म। नाम है वो पूरे बैंक को भी दिख सकता है, हम्म। ठीक है। आपका एड्रेस भी दिख सकता है, आपका मोबाइल नंबर भी दिख सकता है, बट आपका अकाउंट बैलेंस और वो जो चीज है वो तो आपकी पर्सनल है। तो वो जो वेरिएबल हम्म। अकाउंट बैलेंस की या जो भी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, आपके पासवर्ड आपको पता होने चाहिए, बट बाकी की चीजें तो बैंक हम्म। वाले इंफॉर्मेशन रख सकते हैं ना आपके बारे में। हम्म। तो इसी तरह से वेरिएबल जो है आपके, तो वो आप कहाँ पर वो उसका स्कोप रहेगा, वो आपको डिफाइन कर सकते हो आप, ठीक है। आप बता सकते हो कि यार ये चीज यहीं पर यूज होनी चाहिए, इसके बाहर यूज नहीं होनी चाहिए, और कुछ चीजें जो है कि वो बाहर यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो आपका स्कोप कहलाता है। हम्म। अब आई चीज समझ में, यस सर। है ना, अब ये क्लियर है। तो इसमें आपके बेसिकली आपको लोकल और ग्लोबल ही दिखते हैं, बट थर्ड वाला अपन ने इसमें ऐड करा है। लोकल वाला ये है कि जिस फंक्शन के अंदर आपने उस चीज को डिफाइन किया है, जिस ब्लॉक के अंदर आपने उस वेरिएबल को डिफाइन किया है, तो वो वेरिएबल केवल उस ब्लॉक के लिए वर्क करेगा, ये लोकल हो गया, ठीक है। Variables that are declared inside a function or block are called local variables and are said to have local scope। जो किसी फंक्शन, जैसे मैंने बोला ना एडिशन मल्टीप्लिकेशन मुझे 4 बनाने हैं फंक्शन, 4 टास्क करने हैं, तो मैंने 4 फंक्शन बना दिए, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही अगर वो वेरिएबल आपके यूज हो रहे हैं, तो वो क्या हो गए आपके लोकल वेरिएबल हो गए, और उनका स्कोप क्या हो गया, लोकल का हो गया, ठीक है। जैसे एडिशन वाले यस सर। जितने भी वेरिएबल्स है उनको मल्टीप्लिकेशन वाले यूज नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लिकेशन वालों को कोई दूसरा यूज नहीं कर पाएगा, वो उनके अपने अपने फंक्शन के अंदर काम करेंगे, ठीक है। यस सर। तो वो लोकल वेरिएबल हो गए, और उनके स्कोप को क्या बोलोगे आप, लोकल स्कोप बोलोगे। दिस लोकल वेरिएबल्स कैन ओनली बी यूज्ड विद इन फंक्शन और ब्लॉक, उसी पर्टिकुलर फंक्शन या ब्लॉक के अंदर वो यूज हो पाएंगे। We can use a local variable in the block और function in which it is declared। जहां पर भी आप उसको डिक्लेयर करोगे, डिक्लेयर मतलब क्या, उसकी मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो जहां पर भी उसको आप डिक्लेयर यस। करोगे वहां पर वो यूज हो सकता है, और उसके बाहर की अगर बात करोगे तो वो आपके उसके बाहर यूज नहीं हो पाएगा। इसका भी प्रोग्राम हम देखेंगे, मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे किसी फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, उसके बाहर काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया आपका लोकल वेरिएबल्स आर created when the control reaches to the block or the function containing local variables and then they get destroyed after that। local variable की बात करें तो जैसे ही वो फंक्शन के पास में रन होने के लिए जाएगा, जैसे मैंने बोला था कि एक मेन नाम का फंक्शन है आपका, मेन में आपका कंटिन्यूस सारी की सारी चीजें लिखी हुई है, तो मेन के अंदर भी आपके बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। तो जिस फंक्शन के पास में रन होने के लिए जाएगा, तो वो वहां पर वेरिएबल क्रिएट होगा, जैसे ही वो रन करेगा वैसे ही वहां पर वेरिएबल क्रिएट होगा, और वहीं से फिर आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, और उसकी एक्सेस हो गया, वो रन हो गया, तो वहीं पर ही वो खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। यस सर। लोकल मतलब केवल उस ब्लॉक के लिए ही वर्क करेगा वो, उसके अलावा नहीं यूज करेगा, ओके। फिर इसके बाद में आपका आता है
ग्लोबल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कोई फंक्शन बनाया है मल्टीप्लिकेशन का, सॉरी, किसी भी मेरे सर्कल या किसी उस तरीके की कोई मेरी वैल्यू है, तो उसके लिए मैंने यूज किया है कोई फंक्शन बनाया है मैंने कुछ वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, और पैरामीटर्स जो भी है आपके, वो सारी चीजें अगर मैंने उसका सरफेस एरिया या इस तरीके के अगर मैंने 4-5 फंक्शन बना दिए, पता है ना ये मैथ्स में आती है चीज। किसी भी मैथमेटिकल कंडीशन, चाहे वो प्लस डिवाइड हो, इनटू हो, कुछ भी हो, जो भी हो, उसको परफॉर्म करने के लिए ये चीजें यूज होती है। नहीं, ये यहाँ एक्चुअली ये केवल उसी के लिए ही यूज नहीं होती है ना, केवल इसको मैथ्स से रिलेट करके मत रख देना, ये हर जगह आपके काम में आएगी। मैं एग्जाम्पल के लिए ये चीजें क्लियर हो उसके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म अब हम्म ग्लोबल स्कोप हम्म कैसे हो गए। ग्लोबल वेरिएबल किसको हम्म कह सकते हो तुम कि जैसे पाई वैल्यू होती है ना 3.14, हम्म पाई की वैल्यू होती है यस 3.14। सर। अब वो मैंने क्या कर दिया, सबसे ऊपर मैंने टॉप पे उसको डिफाइन कर दिया कि पाई इक्वल्स टू 3.14। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब उसके नीचे मैंने छोटे छोटे फंक्शन बहुत सारे डिफाइन कर दिए कि मुझे सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो उन सब में पाई का यूज होता है ना, यस सर। है ना, तो यस उन सर। सब में पाई का यूज होता है। तो आप क्या करोगे, पाई को आप ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे कि वो वाला वेरिएबल फिर सारे के सारे जितने भी नीचे फंक्शंस बने हुए हैं उन सब में यूज हो जाए। ओके, तो वो फिर हमारे वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे, यस। आपके ग्लोबल वेरिएबल्स, जो पूरे प्रोग्राम के अंदर सारे के सारे फंक्शन के अंदर रन हो सकते हैं, वो आपके ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाएंगे। और लोकल क्या थे कि ऊपर भले ही कुछ भी हो, जो हमारे छोटे छोटे फंक्शन बने हुए हैं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये जो भी बने हुए थे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, वो उसमें ही ऐड हो रहे हैं और उसमें ही काम कर रहे हैं, उसी ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हैं। बट ग्लोबल क्या कर दिया हमने, टॉप पे उसको डिफाइन कर दिया और उसके बाद में फिर वो हर जगह क्या हो रहे हैं, आपके यूज में आ रहे हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल्स का क्या है, ग्लोबल स्कोप होता है, वो आपके कहीं पर भी यूज हो सकते हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर, है ना। once declared this can be accessed and modified by any function in the program। एक बार इसको डिक्लेयर कर दिया तो ये कभी भी इसको यूज कर सकते हैं और उसका मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, मतलब उसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, वी कैन हैव द सेम नेम फॉर लोकल एंड अ ग्लोबल वेरिएबल। आप अगर ऊपर पाई नाम का वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो और अगर आप अपने फंक्शन के अंदर भी पाई नाम का वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, तो दोनों के नेम आप भले ही सेम कर सकते हो, बट वो एक्सेस जो होगा वो ग्लोबल और लोकल के हिसाब से होगा, प्रायोरिटी वाइज होगा, जिसकी प्रायोरिटी रहेगी उसके हिसाब से होगा, है ना। और अगर फंक्शन की बात करें तो छोटे वाले फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन हुआ है उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी, ग्लोबल वाले को प्रायोरिटी बाद में मिलेगी। ठीक है, यस सर। एक और इसमें आपका होता है फॉर्मल पैरामीटर। अब फॉर्मल पैरामीटर अभी आपको उस तरीके से, जैसे कोई मैंने फंक्शन बनाया है एडिशन वाला, तो एडिशन वाले फंक्शन को दो वैल्यूज की रिक्वायरमेंट रहेगी। जो भी वैल्यूज मैं दूंगा इंटीजर की, तो वो मिलेगी उसको, तो वो ऐड कर पाएगा या सब्ट्रैक्ट कर पाएगा, मल्टीप्लाई कर पाएगा। तो ये वो पैरामीटर्स है, ये वो वेरिएबल्स है जो उस फंक्शन को अलग से दिए जाते हैं, है ना। तो ये फॉर्मल पैरामीटर हो गए हैं जो केवल उस फंक्शन को दिए जाते हैं और वो फंक्शन ही उसको यूज करता है, दूसरे किसी का तो उसमें कोई हक ही नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मल पैरामीटर्स यस सर। कि किसी फंक्शन के लिए ही दिए जाते हैं। जैसे मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो मुझे जो P इंटू आर इंटू टी, तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ये मैंने तीन चीजें उस पर्टिकुलर फंक्शन को प्रोवाइड करी, तो वो फंक्शन ही यूज कर पाएगा उसको। तो ये कुछ फॉर्मल पैरामीटर्स है जिनको लोकल वेरिएबल के तौर पर आप यूज कर सकते हो कि वो उस फंक्शन को दिए ना, तो वो फंक्शन ही यूज करेगा उसको। और अब वेरिएबल्स का आपको जो नाम रखना है, जैसे मैंने ए नाम रखा था, जेड नाम रखा था अभी, तो वेरिएबल के नाम की अगर हम बात करें तो इसमें लेटर्स हो सकते हैं, अपर केस लोअर केस दोनों लेटर्स हो सकते हैं। डिजिट्स आप इसके अंदर यूज कर सकते हो किसी का भी किसी भी वेरिएबल का नाम लिखने के लिए, और अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरीके का कोई चीज यूज करोगे, जैसे स्टार, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज, अगर ये कुछ भी यूज करोगे तो वहां पर आपको एरर दिखाई देगा, है ना। तो वेरिएबल का अगर आपको नाम देना है
तो आप उसको लोअर केस या अपर केस में लिख सकते हो, और उसके अलावा आप उसमें डिजिट्स दे सकते हो और अंडरस्कोर दे सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं, कौन है, प्रीति है ना, प्रीति अंडरस्कोर, प्रीति अंडरस्कोर यादव, इस तरीके का मैं नाम इसमें लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं पूरी तरीके से कैपिटल लेटर में लिख सकता हूँ, है ना। इसके अलावा मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्रीति, अगर मेरे क्लास में 2 प्रीति है तो मैं उसको क्या लिखूंगा, प्रीति 1, है ना, या प्रीति, इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ। इसमें डिजिट्स को भी मैं यूज कर सकता हूँ, है ना। ये क्या हो गया आपका, अंडरस्कोर का यूज हो गया है, ये स्मॉल लेटर, ये कैपिटल लेटर, और ये डिजिट्स का भी यूज हो गया आपका इसके अंदर। बट इसमें है ना, आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हो, 1 प्रीति नहीं लिख सकते हो आप। ऐसा अगर लिखोगे तो वहां पर आपका एरर दिखाई दे जाएगा। कभी भी आपका स्टार्टिंग लेटर क्या रहेगा, अल्फाबेट रहेगा कुछ भी, अगर आपको किसी वेरिएबल को नाम देना है तो। ठीक है, आ रही है चीज समझ में, यस सर, क्लियर हो रही है यस सर, क्लियर। है ना। अब मैं वेरिएबल को नाम रखने की बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई अगर नाम देना है उसको, तो आपके पास में कुछ रूल्स है, आप उसी के हिसाब से उसको नाम दे पाओगे। द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल शुड बी आइदर लेटर और अंडरस्कोर। हाँ, अंडरस्कोर से भी आप शुरू कर सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट लेटर आपका क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। उसके बाद में फिर आप डिजिट्स यूज करो, कितना भी लंबा नाम लिख दो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पर कुछ कंपाइलर होते हैं जो 31 कैरेक्टर्स से ज्यादा का यूज नहीं करते, बट वो डिपेंड करता है मशीन की कैपेसिटी पे। तो आप इस तरीके से भी उसको यूज कर सकते हो। और ठीक है, अभी तो इसको आप इतना ही समझ लो वेरिएबल्स के बारे में, कि नेमिंग वाले इसके कुछ जो रूल मैंने बताए हैं वो इस तरीके से रहेंगे आपके। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही हमारे पास काफी है हमको समझने के लिए। इन सब चीजों को थोड़ा सा क्लियर कर लेना, पीपीटी में क्लासरूम पे आपको शेयर कर दूंगा, है ना। क्लासरूम ज्वाइन कर लिया तुम लोगों ने, यस सर। और वो निधि ने कर लिया क्या। सर निधि और मैं ही किए हैं बस। अच्छा, सर आप सबसे पहले तो मैं ही की हूँ। चलो ठीक है। तो और वो एक और कौन ज्वाइन हुई थी अभी, नेहा। यस सर। चलो कोई नहीं, वहां पर मैं ये भी अपलोड कर दूंगा, तो इन पीपीटीज को तुम वहां पर भी पढ़ लेना। ठीक है, और फिर हम कल कल और आगे का इसमें पढ़ेंगे। अभी हमारा वेरिएबल सारा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद हम कांस्टेंट और कीवर्ड्स और बाकी के आगे के कंटेंट को पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।